बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके चंद सवालात यहाँ डिस्कस करूँगा। एक भाई ये पूछते हैं कि मेरे रकबे का मुआहदा किसी थर्ड पार्टी ने मेरे बेटे के साथ कर ली है। मेरे बेटे ने अमाउंट ली है और एक एग्रीमेंट लिख ली है उस पार्टी के साथ। तो अब वो पार्टी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे तकाजा कर रहे हैं कि हमारे नाम ये ज़मीन लगाओ, जबकि वो बेटे ने थोड़ी सी रकम पे एग्रीमेंट किया है और थोड़ी सी रकम वसूल की है। तो क्या मेरे ऊपर ये बाइंडिंग है जो एग्रीमेंट है? तो जनाब आपके ऊपर ये बिल्कुल नहीं है। मालिक आप हैं, आपने इख्तियार ही नहीं दिया, आपसे पूछा ही नहीं गया, आप सिग्नेटरी नहीं हैं, आप उसमें शामिल ही नहीं थे डील के अंदर। तो आपके ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। एक सपोज आपके बेटे ने मुआहदा कर लिया, आपको बस जब पता चला तो आपने उसको इंडोर्स किया, चलो ठीक है, मुझे एक्सेप्टेबल है, फिर तो चलें किसी हद तक वो बात बनती है। आपने साइन नहीं किए लेकिन आपने बाद में उसको कबूल कर लिया जब आपको पता चला। एक है जब आपके इल्म में आया, आपने कहा नहीं मैं तो नहीं इसको ओन करता, मैं तो ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करूंगा। तो कानूनी तौर पे उनके पास कोई राइट नहीं है। उन्होंने जो अमाउंट आपके बेटे को दी है उस हद तक चलें वो उसका तकाजा कर सकते हैं। लेकिन आपको कहें कि आप ज़मीन उनके नाम करवाएं, वैसे ब्लैकमेल करते हैं, कोई स्ट्रांग पार्टी है, वो अलग बात। अदरवाइज कानूनी तौर पे वो ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा आप कानूनी तौर पे सेफ हैं, एटलीस्ट इस एक्सटेंट तक कि ज़मीन आपको उनके नाम मुंतकिल नहीं करनी पड़ेगी। आगे जनाब ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक शख्स फोत हो गया है, तो उसके बाकी तो वारिस नहीं थे, उसका एक भाई था और वो भाई भी फौत शुदा था। तो आगे उस भाई के बच्चे थे, यानी मुतवफ़ी के भतीजे और भतीजियां थी। तो वो ये पूछते हैं कि प्रॉपर्टी भतीजों को मिलेगी या भतीजियों को, क्योंकि जो मिली है वो दोनों को मिल गई है, भतीजों को भी और भतीजियों को भी। तो इसमें जनाब ये प्रॉपर्टी मिलेगी सिर्फ भतीजों को, भतीजियों की तरफ नहीं जाएगी। इसमें अलबत्ता ये है कि अगर मुतवफ़ी जब फोत हुआ उस वक्त अगर भाई जिंदा था, फिर पहले तो प्रॉपर्टी गई भाई को, भाई के मरने के बाद भाई की औलाद को जब जाएगी तो फिर बेटियों को भी मिलेगी, बेटों को भी मिलेगी। उस सूरत में तो अगर इस अंदाज से गई है तो देन यस, दोनों का राइट है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मुतवफ़ी से गई है भतीजे और भतीजियों की तरफ, तो फिर सिर्फ भतीजों की तरफ जानी चाहिए थी, भतीजियों की तरफ नहीं जा सकती थी। वो गई है तो वो गलत तौर पे गई है। आगे जनाब ये पूछा गया है कि एक सादा कागज़ पर हिबा कर दिया गया है, तो वो वैलिड है? तो इस पे बहुत मर्तबा बात हुई तो कि हिबा तो अगर ज़ुबानी भी कर दिया जाए, कोई तहरीर ना हो, तो वो भी बिल्कुल वैलिड है। उसमें सिर्फ ये है कि गवाह होने चाहिए और उसकी जो 3 शराइत हैं वो पूरी होनी चाहिए। हिबा वैलिड है। अलबत्ता ये होता है कि अगर आपने तहरीरी तौर पे किया है तो फिर प्रॉपर हिबानामा तैयार करवा के उसको रजिस्टर करवाएं। बगैर रजिस्ट्रेशन के फिर अगर आप सिर्फ उस पर रिलाई कर रही हैं एक कागज़ के ऊपर, तो उसकी फिर वैल्यू नहीं होती। असल आपने वो साबित करना होता है जो ज़ुबानी आपका हिबा हुआ, उसकी सपोर्ट में अगर आप कोई कागज़ इस तरह का पेश करते हैं, कोई बयान हल्फी पेश करते हैं कि जनाब वो जो हम ज़ुबानी हिबा हुआ था जिसको हम गवाहों की मदद से साबित कर रहे हैं, उसके साथ ये हमारी उसी की बाबत एक तहरीर भी थी, तो फिर तो चलें उसकी वैल्यू बन जाती है। बाकी आपका मेन क्वेश्चन ये था कि सादा पेपर पे उसकी वर्थ है, तो उसका आंसर ये है कि ज़ुबानी की भी वर्थ है और लिखे हुए की भी ऑब्वियसली है। जब ज़ुबानी साबित हो जाए तो ये उसको सपोर्ट करता है जो लिखा हुआ हो। लेकिन ये है कि अगेन बेस्ट इसमें यही होता है कि अगर हिबा हो रहा है तो उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाया जाए, इंतकाल करवाया जाए, प्रोसेस मुकम्मल करवाया जाए। रीज़न ये है कि अगर आप अधूरा काम छोड़ देते हैं कि ज़ुबानी हिबा हो गया, इस्लाम तो कहता है मुकम्मल हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर बाद में हिब्बा करने वाला जब फोत हो जाएगा या अगर कल को वो बदल जाता है, वो कहते हैं मैं नहीं इंतकाल करवाता, तो फिर आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए ये है कि टाइमली जब ये हुआ तो राइट वे आप उसको प्रोसेस कंप्लीट करवाएं, रजिस्ट्री करवाएं, इंतकाल करवाएं, ताकि वो आपके नाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी लग जाए। एक जनाब ये भाई पूछते हैं कि एक बेटे को जायदाद से आग करके दूसरे को जायदाद दे दी गई है,
تو یہ کیسا ہے؟ آگ کرنا یعنی یہ کیسا ہے؟ اور جائیداد ایک بیٹے کو دے دینا۔ اب اس پہ آپ پہلے آ جائیں کہ اگر صرف آگ کیا گیا ہے، یعنی ایک شخص نے کہا ہے کہ میری جائیداد میں سے میرے اس بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ کرنے میں تو وہ کر دے گا، اعلان کر دے گا، اخبار میں لکھ دے گا، لیکن اس کی قانونی طور پہ ویلیو نہیں ہے۔ اس بندے کے مرنے کے بعد وہ پراپرٹی اس بیٹے کو بھی ملے گی جس کو اس نے آگ کیا۔ اب آ جائیں کہ اگر اس نے زندگی میں آگ تو کیا، چاہے اخبار میں اشتہار دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے جو اس کی جائیداد تھی وہ دوسرے بیٹے کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی اپنی لائف میں۔ اب اس کے نام کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ ساری تو اس نے دے دیا ایک بیٹے کو۔ اب ایسی صورت میں اس کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں ملنا، کیونکہ اس کے نام تو کچھ ہے ہی نہیں ہے جو وراثت میں بچوں کو ملے، وہ تو زندگی میں دے گیا۔ اب اگر آپ نے وہ جائیداد لینی ہے تو پھر آپ نے اس ہبہ کو چیلنج کرنا ہے، اگر آپ کے پاس کو ویلڈ گراؤنڈ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ فراڈ کیا گیا ہے، باپ کو دھوکہ دے کے یہ کام کروایا گیا ہے، یا باپ کی تو اب ایج ہی نہیں تھی اتنی کہ باپ کو سمجھ ہوتی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تو یہ بیٹے نے یعنی آپ کے بھائی نے فراڈ کر کے اپنے نام کروا لی ہے، دین آپ اس کو کینسل کروائیں گے، وہ سارا ریورس ہوگا، پھر وہ وراثت منتقل ہوگی، اس میں آپ کو شیئر ملے گا۔ یہ میں بیسیکلی جو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی سمپلی یہ کہہ دے میں نے آگ کر دی ہے تو اس سے اس کا جائیداد میں رائٹ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ باپ اگر زندگی میں باقی اولاد کو پراپرٹی دے جائے، آپ کو چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں وہ کرنے کا حق رکھتا ہے، باپ کر سکتا ہے اگر وہ یہ سارا ہوش و حواس میں کر رہا ہے۔